हाँ जी। इकरा देखें, बात ये है कि जहाँ तक पास करने की बात है स्टूडेंट्स को, तो एक बात याद रखें कि कोई भी टीचर हो, अ, अगर स्टूडेंट्स उसके साथ सही रह जाते हैं और अगर नहीं भी रहते, तो भी टीचर्स का इतना ज़र्फ होता है कि वो कोशिश यही करते हैं कि किसी स्टूडेंट्स के साथ कोई ज़्यादती ना हो। उनके पूरे ऑफ कोर्स 1 सेमेस्टर का, 1 पूरे साल का मामला होता है। तो उनकी कोशिश यही होती है कि किसी तरीके से स्टूडेंट को पास कर दें। अब स्टूडेंट क्या होता है कि अगर उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं है और अगर आपने 5 में से 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, और 3 में से भी 2 क्वेश्चन्स गलत हैं और 1 सही है, तो ऑफ कोर्स उसमें से किस तरीके से टीचर्स के लिए बहुत मुश्किल होता है कि फिर उस जैसे स्टूडेंट्स को पास कर दें। हाँ, किसी ने 5 में से 2 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक लिखे हैं और 3 क्वेश्चन डामाडोल हैं, उसमें कुछ बात सही है, कुछ बात गलत है। चलिए फिर किसी हद तक टीचर भी कह रहा था नहीं यार चलें ठीक है जी, इसको पास आउट कर देते हैं, इसको मार्क्स दे देते हैं। अच्छा, एक तो ये, दूसरा ये हो जाता है कि जो स्टूडेंट, एक तो ये कैटेगरी हुई स्टूडेंट्स की, और जो दूसरे स्टूडेंट्स होते हैं जो बेचारे मेहनत करते हैं, बेचारे तो खैर नहीं, जो एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, वो मेहनत भी कर रहे होते हैं, उन्होंने अपनी फुल कंसंट्रेशन की हुई होती है और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने प्रेज़ेंट किया होता है। तो ऑफ़ कोर्स फिर उनके साथ भी फिर ज़्यादती हो जाती है कि अगर उनके भी नंबर भी बिलफ़र्ज़ 80 आ जाएँ और जिसने प्रिपरेशन नहीं की और उसके क्वेश्चन भी सही नहीं है और उसके नंबर भी 60 आ जाएँ या 70 आ जाएँ, तो वो गैप बहुत कम रह जाता है। तो बहरहाल ये सब बातें टीचर्स के ज़हन के अंदर होती हैं। जहाँ तक मेरी बात है, तो मेरा तो यही है कि इंशाअल्लाह ताला कि तमाम स्टूडेंट्स पास हो जाएँ। हाँ जी, बिल्कुल, ये शर्त भी नहीं होती, लेकिन बहरहाल ये होता है कि कुछ ना कुछ तो स्टूडेंट ने लिखा हो, ताकि टीचर के पास कुछ ना कुछ तो ऐसा मवाद हो कि उसके नंबर दे सके। चलें जी, आज ये हमने मेरे ख़्याल में जो बिल्कुल लास्ट टॉपिक था, वही हमारा रह गया था और उसमें हमने ये चैप्टर 2 पढ़ लिया था, चैप्टर 3 हमने पढ़ना था। अच्छा देखें, 2018 के अंदर उन्होंने इस चीज़ को अ, अन इंट्रोड्यूस किया था और न्यू चैप्टर्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे अकाउंटिंग के हवाले से, और उसके उसी का ये एक पूरा उन्होंने स्केच दे दिया है, एक ओवरव्यू दिया है, एक खुलासा दिया है उन्होंने ना आपको, जैसे इसके अंदर कि ये चीज़ें उसके अंदर शामिल थी। ये चैप्टर से उन चैप्टर्स के अंदर उन्होंने ये बातें उन्होंने आपको बताई थी। 2 चैप्टर्स हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ लिए थे। आज हमने तीसरे चैप्टर से स्टार्ट करना है। हाँ जी, जो अच्छा कोशिश कीजिएगा कि अब क्वेश्चन जो से है ना, बिल्कुल जब हमारा ब्रेक आने लगे तकरीबन 6:30 बजे से पहले, तो उस वक़्त करें, या जो इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो वो आप लिखें। अदरवाइज़ जो कंसंट्रेशन होती है वो फिर दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाती है और फिर एक स्पीड से जो पढ़ाया जा रहा होता है वो फिर वो ब्रेक हो जाती है। अच्छा, ये जवार ने लिखा है, फ़ज़ीलत ने आई थिंक, कि सॉफ्ट कॉपी में बिल्कुल ये जो इन्होंने ग्रुप बनाया हुआ है, उसके अंदर उन्होंने सॉफ्ट कॉपी में इसको भेज दिए थे। ये मेरे ख़्याल में कोई हुसैन साहब थे, उन्होंने ही ग्रुप में इसको सॉफ्ट के अंदर जो लेक्चर था वो भेज दिया था। अगर आप ग्रुप के अंदर हैं तो आपको वो मिल जाएगा। चलें जी। अच्छा जी, इसका अब चैप्टर 3 है हमारे पास। चैप्टर 3 में क्या कहते हैं? फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिपोर्टिंग एंटिटी। देखिए, फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में आपको पता है कि क्या चीज़ होती है। असल में उन्होंने ये बताया है कि चैप्टर के अंदर स्कोप एंड गोल ऑफ फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट का स्कोप क्या होता है, उसकी गोल्स क्या हैं, कि उन्होंने किस चीज़ को जाकर अचीव करना है। ठीक है? असल में फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, ये एक्चुअली फ़ाइनेंशियल रिपोर्ट्स ही होती हैं, कि आप ये बता रहे होते हैं फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कि इस फ़र्म ने अप इस साल प्रीवियस ईयर जो गुज़र चुका है, इस फ़ाइनेंशियल ईयर्स के अंदर उस फ़र्म ने क्या कुछ किया है। उसके एसेट्स कितने हैं, उसके लायबिलिटीज़ कितने हैं, उसके रेवेन्यूज़ कितने हैं, उसके एक्सपेंडिचर कितने हैं, उसकी कैश जनरेशन कितनी थी। ये सारी इन्फॉर्मेशन क्या है, ये एक रिपोर्ट है।
और वो रिपोर्ट क्या शो कर रही होती है, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ही इस चीज़ को शो किया जा रहा होगा। अच्छा, इसपे क्या होता है, कंटेन्स इन्फॉर्मेशन ऑन रिपोर्टिंग रेवेन्यू, उसकी आमदनी कितनी हुई है, उसके खर्चे कितने हुए हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटी। ये क्या है, ये एज ए आपके पास रिपोर्ट शो हो रही होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नाम पर। आपको एक जो फर्म है, रिपोर्टिंग एंटिटी है, वो इस चीज़ को शो ऑफ कर रही होती है कि ये चीज़ें हमारे हमने इस साल फर्म के अंदर ये हमारी पोजीशन है। तो वो एक रिपोर्ट पेश कर रही होती है किसको, अपने जो फाइनेंशियल यूज़र्स होते हैं, उनको ये रिपोर्ट पेश की जा रही होती है। अब वो यूज़र्स कौन-कौन से होते हैं, आप वो एफपीआर भी हो सकती है, वो आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं, वो इदारे भी हो सकते हैं जिनसे आपने लोन लिया हो, वो इदारे भी हो सकते हैं जिनके साथ आप बिज़नेस कर रहे हैं, आपके स्टेक होल्डर्स भी हो सकते हैं, आपके शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं आपके। ये सारे क्या हैं, इनके लिए क्या कर रहे होते हैं, आप एक रिपोर्ट जनरेट कर रहे होते हैं। हाँ जी, पेरेंट बिज़नेस का होता है, सब्सिडियरी का यहाँ पर एक कांसेप्ट है, मैं आपको बता दूँ। देखें, कोई भी ऐसी फ़र्म जिसने किसी दूसरी फ़र्म के 50% से ज़्यादा शेयर को एक्वायर किया हुआ हो, ठीक है? वो क्या होगी, वो उसकी पेरेंट फ़र्म होगी, और जिसके उसने शेयर एक्वायर किए होंगे, लिए होंगे, परचेज़ किए होंगे, वो उसकी क्या कहलाएगी, वो उसकी सब्सिडियरी फ़र्म कहलाएगी। ठीक है? अच्छा, इसमें और मज़ीद कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, इसके बाद वो क्या कह रहे हैं, चौथे चैप्टर के अंदर क्या कह रहे हैं, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कौन-कौन से एलिमेंट्स होंगे? ये ऊपर भी उन्होंने बयान किया था, यहाँ पर उन्होंने इस चैप्टर का मकसद ये था कि उन चीज़ों को ब्रीफली डिस्क्राइब किया जा सके, ठीक है? और उसके अंदर उन्होंने क्या किया, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की जो डेफिनिशन थी, जो पहले चलती आ रही थी, उन्होंने उसको भी रिवाइज़ किया, ठीक है? अब उन्होंने क्या किया, एसेट्स क्या है? ठीक है, a present economic resource controlled by the entity as a result of past event। किसी पास्ट इवेंट की वजह से कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी रिसोर्स जो कि कंपनी के कंट्रोल के अंदर है, ठीक है, उसको उन्होंने एसेट का नाम दिया है। ठीक है, जब वो कहते हैं वेयर एन इकोनॉमिक रिसोर्स इज द राइट दैट हैज द पोटेंशियल टू प्रोड्यूस इकोनॉमिक बेनिफिट। अब इकोनॉमिक रिसोर्स से क्या मतलब है कि ऐसे रिसोर्स जो कि आपके इकोनॉमिक बेनिफिट को प्रोड्यूस कर सकें। अब देखिए, कोई भी ऐसा रिसोर्स है जो कि आपको इकोनॉमिकली आपको बेनिफिट नहीं दे रहा, तो मतलब क्या है, वो आपका इकोनॉमिकली रिसोर्स नहीं है। वो ठीक है, वो आपका रिसोर्स तो हो सकता है, वो आपकी किसी और काम तो आ सकता है, वो आपके लिए बेनिफिशियरी तो हो सकता है, आपको बेनिफिट तो दे सकता है किसी और सन में। लेकिन अगर वो इकोनॉमिकली आपको बेनिफिट नहीं दे रहा, तो मतलब वो आपका इकोनॉमिक रिसोर्स नहीं है। और रिसर्च के अंदर उन्होंने क्या कर दिया कि ऐसी चीज़, ऐसी आपके पास एंटिटी के पास रिसोर्स जिसको कि एंटिटी ने कंट्रोल किया हुआ हो। कंट्रोल से मुराद क्या है कि एंटिटी के कंट्रोल के अंदर वो चीज़ हो, मीन्स कि एंटिटी जब चाहे उसको बेच सके, जब चाहे उसको यूज़ कर सके, तमाम बात उसके अपने कंट्रोल के अंदर कंट्रोल में हो, ठीक है? उसको हम क्या कहेंगे, एसेट्स, ठीक है? इसका बिल्कुल उसके ऑपोज़िट है ऑब्लिगेशंस। उसमें क्या थी, आपके पास इकोनॉमिक रिसोर्स थे, और ये क्या है, ऑब्लिगेशंस हैं, ज़िम्मेवारियाँ हैं जो कि एंटिटी पर हैं कि उन्होंने किसी को पे करने हैं, ठीक है? उसमें फिर वही बात पास्ट इवेंट्स के हवाले से है, ठीक है? अब ऑब्लिगेशन को उन्होंने बता दिया, ऑब्लिगेशन इज़ अ ड्यूटी
or responsibility that entity has no practical ability to avoid. देखिए ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है कि ऐसी चीज जो कि एंटिटी उसको अवॉइड ही नहीं कर सकती। ऐसा ना हो कि एंटिटी कहे कि नहीं जी मैं ऐसे नहीं करती या मैं इसको पे नहीं करती। एंटिटी ऐसा नहीं कर सकती। मिसाल के तौर पर एंटिटी ने बैंक से लोन लिया है। उन्होंने लोन लिया है फॉर द ईयर 1 ईयर के लिए लिया है या 5 साल के लिए है। अब ऑफ कोर्स एंटिटी ने उसको पे करना है। अब एंटिटी ऐसा नहीं कर सकती कि वो कहे कि नहीं जी मैं इसको पे नहीं करती, वो उसको अवॉइड कर दे। वो उसको अवॉइड नहीं कर सकती, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर शामिल है कि उसने उसको पे करना है। ठीक है? इक्विटी का आपको सबको पता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़ आपके पास क्या आ जाती है? इक्विटी है, ये वही वाली है जो आपके पास अकाउंटिंग इक्वेशन होती है। ठीक है? एसेट इज़ इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस इक्विटी। तो उसी को जब आप इक्वेशन को जब आप उसको एडजस्ट करेंगे तो इक्विटी क्या हो जाएगी? एसेट माइनस लायबिलिटीज़। ठीक है? अब इनकम को उसने कैसे डिफाइन किया है? इनकम इज़ डिफाइंड एज़ द इंक्रीज़ इन एसेट और डिक्रीज़ इन लायबिलिटीज़ दैट रिजल्ट इन इंक्रीज़ in equity other than those relating to contributions from holders of equity claim। अब देखिए इनकम का उसने बड़े वाज़ेह तौर पर बता दिया कि इनकम क्या है? इनकम ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से कि आपके एसेट्स इंक्रीज़ हों। आप एसेट्स क्या हो सकते हैं? आपका पास कैश इन हैंड भी हो सकता है, आपके पास बैंक के अंदर पैसा भी हो सकता है। ये क्या है? ये आपकी इनकम कहलाएगी। या फिर आप दूसरी सूरत क्या है? आप अपनी जो ज़िम्मेवारियाँ हैं उसको आपने डिक्रीज़ किया हो, अपनी लायबिलिटीज़ को डिक्रीज़ किया हो, वो भी क्या कहलाती है आपके पास? वो आपकी इनकम ही कहलाएगी। मिसाल के तौर पर आपने बैंक से लोन लिया हुआ था 1 लाख का, उसमें से आपने 40,000 बैंक को लोन रीपे कर दिया है, पे बैक कर दिया है, दे दिया है, तो क्या होगा कि वो आपकी इनकम ही थी ना 40,000 जो आपने बैंक को पे किया, उससे क्या हुआ कि आपकी जो लायबिलिटी थी, वो डिक्रीज़ हुई है, वो भी आपकी इनकम में शामिल होगी। ठीक है? और कोई ऐसी चीज़ जो कि आपकी इक्विटी को इंक्रीज़ कर दे, ठीक है? वो आपकी क्या कहलाएगी? इनकम कहलाएगी। अब ऑफ कोर्स इनकम के जो बिल्कुल अपोज़िट बात होगी, वो क्या होगी? डिक्रीज़ इन एसेट्स। और इंक्रीज इन लायबिलिटी और डिक्रीज इन इक्विटी बिल्कुल एसेट के मुखालिफ कि ऐसी चीज जिससे कि आपके एसेट डिक्रीज हो जाएं डिक्रीज इन एसेट्स ठीक है एसेट डिक्रीज हो जाएं या फिर जो आपकी लायबिलिटीज हैं वो इंक्रीज हो जाएं ठीक है वो आपकी क्या कहलाएंगे वो आपके एक्सपेंस कहलाएंगे आपके बिलफर्ज अगर आपने किसी को कैश भी पे किया है मतलब आपके पास कैश इन हैंड कम हो गया ठीक है, तो एसेट क्या हुआ? डिक्रीज़ हुआ और वो किस वजह से डिक्रीज़ हुआ? क्योंकि आपने किसी को कैश पे किया था। ठीक है, उसके बाद 5वाँ चैप्टर आपके पास आता है रिकॉग्निशन एंड डी-रिकॉग्निशन। ऐसी चीज़ जिसको कि आपने रिकॉग्नाइज़ करना है और किन चीज़ों को आपने रिकॉग्नाइज़ नहीं करना। ठीक है, डी-रिकॉग्नाइज़ इसमें हमने क्या पढ़ना है कि कौन-कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको हमने फाइनेंशियली तौर पर डी-रिकॉग्नाइज़ करना है या फिर रिकॉग्नाइज़ करना है। रिकॉग्निशन का क्या मतलब रिकॉग्निशन का मतलब क्या है कि आपने उसको इंक्लूड करना है। आपने उसको वेट कर देना है, आपने उसको इंक्लूड करना है, आपने कहना है हाँ यार ये बात ठीक है, हम इसको शामिल कर रहे हैं। और डी-रिकॉग्निशन का मतलब क्या है कि आपने उसको बिल्कुल शामिल नहीं करना, एलिमिनेट कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है?
अच्छा जी, मेज़रमेंट से क्या मुराद है? मेज़रमेंट से मुराद क्या है कि आपने जो आपके एसेट्स हैं, लायबिलिटीज़ वग़ैरह हैं, आपने उसको किस तरीके से मेज़र करना है या आपने उसको किस तरीके से वैल्यू रिकॉग्नाइज़ करनी है आपने उसकी। ठीक है, उसमें क्या है? प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग द क्वांटिटी ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज़, इक्विटी, इनकम एंड कॉस्ट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपकी क्या कहलाएगी? वो आपकी मेज़रमेंट कहलाएगी। अब देखिए हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस से क्या मुराद है? मिसाल के तौर पर एक एंटिटी ने आज से 10 साल पहले उन्होंने कोई एसेट परचेज़ किया, ठीक है? अब उसने उसको उस एसेट को उस हिसाब से ही अगर रिकॉग्नाइज़ किया है, तो वो क्या कहलाएगी? वो उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट कहलाएगी। करंट प्राइस से क्या मुराद है? करंट वैल्यू बेसिस से क्या मुराद है कि आपने जो आज की आपकी प्राइस चल रही है, आपने उसको उस हिसाब से ही मेज़र करना है। ठीक है? उसमें आपकी क्या कहलाती है, फेयर वैल्यू भी है, वैल्यू इन यूज़ भी है या करंट कॉस्ट भी आपको, ये तीनों अप्रोचेज़ उसमें शामिल हो जाती हैं। देखिए डिस्क्लोज़र का क्या मतलब है? डिस्क्लोज़र का मतलब ये है कि अगर आपने देखिए प्रेज़ेंटेशन एंड डिस्क्लोज़र। प्रेज़ेंटेशन का मतलब क्या है कि अगर आप जब भी कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, उसमें बैलेंस शीट बना रहे हैं, इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, रिटेन अर्निंग बना रहे हैं, व्हाटएवर जो कुछ भी आप इसकी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपने उसकी जो प्रेज़ेंटेशन करनी है, जो उसको प्रेज़ेंट करना है, वो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आपने उसको प्रेज़ेंट करना है। ताकि लोगों को समझने में आसानी हो। और डिस्क्लोज़र का मतलब क्या है कि अगर आपने कोई चीज़ ऐसी है जो कि इम्पोर्टेंट किस्म की थी और उसके नोट्स देना ज़रूरी थे, वो फिर आप क्या करते हैं, आप फाइनेंशियल्स के या बैलेंस शीट के नीचे आप उसका एक डिस्क्लोज़र देते हैं, एक नोट लिखते हैं कि ये चीज़, ये आइटम इस तरीके से प्रेज़ेंट हुई है। तो उसको आप डिस्क्लोज़र कहते हैं। ठीक है, इसमें यही बात कर रहा है कि आपने कौन-सी चीज़ें किस तरीके से इनकम के अंदर आपने उसको शो करना है। ठीक है, उसमें अंदर क्या है, आपके पास डिस्क्लोज़र भी है और उसकी प्रेज़ेंटेशन भी है। अच्छा जी, कांसेप्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल मेंटेनेंस। देखिए कैपिटल आपको भी पता है कि किसको कहते हैं और उसको आपने मेंटेन किस तरीके से करना है। ठीक है, कैपिटल फाइनेंशियल कैपिटल उसमें आपके पास आएगा एक और दूसरे आपके पास फिज़िकल कैपिटल आएगा। फाइनेंशियल कैपिटल क्या होता है आपके पास? नेम ऑफ नेट एसेट्स और इक्विटी, वो आपके पास क्या कहलाता है? आपका फाइनेंशियल कैपिटल कहलाता है। फिज़िकल कैपिटल क्या है कि उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, कि उसने किस हद तक चीज़ों को प्रोड्यूस किया है, ठीक है? यूनिट्स को प्रोड्यूस है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एन एंटिटी बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड यूनिट पर डे, वो आपका फिज़िकल कैपिटल कहलाता है। मिसाल के तौर पर एक फर्म है, ऑटोमोबाइल की फर्म है और वो डेली 100 कार्स को मैन्युफैक्चर करती है, तो क्या होगा उसकी फिज़िकल कैपिटल क्या होगा कि वो 100 कार्स पर डे प्रोड्यूस करती है, मैन्युफैक्चर करती है, तो क्या कहलाएगी उसकी वो फिज़िकल कैपिटल कहलाएगा।
ठीक है जी, ये आपका चैप्टर था, यहाँ पर ये खत्म हो गया। नीचे में क्या इन्होंने स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं। हाँ जी, ये उन्होंने तरतीब के साथ स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं आपको। उसमें सबसे पहला जो स्टैंडर्ड है वो प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को किस तरीके से प्रेजेंट करना है। ठीक है, उसकी पूरी डिटेल है वो, अगर आगे आएगी तो फिर हम इसको डिटेल से पढ़ भी लेंगे। ठीक है, अब ये देखें, ये कब इशू हुआ है? ये इशू हुआ है 2007 में। ठीक है, ये वाली बात मैंने पहले भी की थी कि जो स्टैंडर्ड्स हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इंट्रोड्यूस भी हुए हैं, और इसके अलावा जोन्स है उनमें उन चेंजिंग भी विद द पैसेज ऑफ टाइम आती रही हैं। ये नहीं है कि एकदम से सारी चीजें इसको डेवलप कर दिया गया हो। इसका टू है वो इन्वेंटरीज के बारे में है। अच्छा, ये आपने जस्ट पढ़ लेना है ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, और उसके आगे उन्होंने उसकी डेट भी मेंशन की हुई है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आईएफआरएस भी है। रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में भी उन्होंने बताया है कि कौन कौन से स्टैंडर्ड्स कब इशूड किए गए। तो जस्ट आप लोगों ने इसको वॉच आउट कर लेना है। ठीक है, इसमें किसी को कोई बात पूछनी है तो मुझसे पूछ ले। अब मैं जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मैं उसको भी अपलोड कर देता हूँ, ताकि उन्होंने स्क्रीन शेयर भी की हुई है कि उनको स्क्रीन शो हो रही है। अगर किसी भी एक स्टूडेंट को स्क्रीन शो हो रही है और वॉइस भी आ रही है, तो मतलब ये है कि मेरे पास है तो सिस्टम सही शो, यानी कि जो भी आपको मैं डिलीवर कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही कर रहा हूँ। आपको स्क्रीन भी मैंने सही शो की है और वॉइस का भी मेरी तरफ से इशू नहीं है। अब जिनको नहीं हो रही, ऑफ कोर्स उनके अपने सिस्टम के अंदर कोई ना कोई इश्यूज होंगे। वो मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा कहा है कि आप इसको देखें और कोशिश करें कि लैपटॉप आप यूज़ किया करें, ताकि ईज़ी हो आप सब लोगों के लिए। देखिए, लायबिलिटी तो वही होती है जिसको कि आपने पे करना होता है। कोई भी फर्म है जिसने पे करना है उसको लायबिलिटी कहलाते हैं। इक्विटी जो कि आपका जो ओनर्स होते हैं वो पैसे उसको बिज़नेस में लेकर आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं।
जो आपका सिस्टम है, उस पे आप इसको चेक करें कि उसमें क्या इश्यू है। हुँ। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ ना, जवेरिया को बिल्कुल आ रही है, स्क्रीन शो हो रही है, उस्मान को शो हो रही है, सबको यानी कि ये शो हो रही है। अगर 1-2 को नहीं हो रही, तो वो उसको रिजॉइन करें, रिस्टार्ट करें सिस्टम को। ऑफ कोर्स उन्होंने खुद ही करना है। हाँ जी, बिल्कुल जॉब इश्यूज़ तो हैं, लेकिन मेरे ख्याल में 5 बजे तक तो आजकल तमाम ऑफ़िसेज़ क्लोज़ हो जाते हैं, और अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे जो भी आपके इमीडिएट बॉस हैं, और 4:30 पे या 4:45 पे आप ऑफ कर लेंगे अपने ऑफ़िस से, तो आप सब लोगों के पास 15 मिनट होते हैं। और वैसे भी मैं खुद कोशिश करता हूँ कि लास्ट टाइम तो वैसे ही लेट हो गया, लेकिन आज भी मैंने कोशिश की कि 10-12 मिनट बाद मैं लेक्चर स्टार्ट करूँ। हालाँकि मेरे पास यानी कि मैंने ऑनलाइन हो गया था, लेकिन मैंने कोशिश की कि तमाम स्टूडेंट्स जॉइन कर लें। तो जो जॉब होल्डर्स हैं वो 4:30 पे 4:45 पे ईज़िली आ सकते हैं, आई थिंक सो। और जो गवर्नमेंट जॉब होल्डर्स हैं, मेरे ख़्याल उनको तो वैसे कोई इतनी मुश्किल नहीं है, 4 बजे तो वैसे ही ऑफ हो जाता है। हाँ जी, बिल्कुल मैं इसको ऑफ कोर्स सेंड करता हूँ, और देखिए मैं यूनिट 2 भी मैं सेंड कर रहा हूँ आपको, सबको फिर मैं वहीं से ही पढ़ाऊँगा। और एक जो इश्यू था कि स्क्रीन ज़ूम उसको करना है स्क्रीन को, वो मैं कर लेता हूँ। ठीक है जी, अच्छा ये जो पहला चैप्टर है आपने इसको अच्छे तरीके से घर जाकर रीड आउट कर लेना है, और उसमें से अगर कोई बात आपको समझ में ना आए तो वो आपने मुझसे पूछ लेनी है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 2। इसको मैंने शेयर भी कर ली है, अपलोड कर दी है, और आप इसको डाउनलोड कर लें। हाँ जी, हमारा जो यूनिट 2 है वो है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम। अब देखिए, कोई भी बिज़नेस आप रन कर रहे हैं, आजकल के दौर के हिसाब से अगर हम बात करें, आज से कुछ अर्सा पहले तक इस चीज़ को अंडरस्टैंड भी नहीं कर सकते थे कि आपका तमाम काम क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड हो जाएगा, ठीक है? आपके जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है इतना बिल्डअप हो जाएगा कि आप, यानी कि जिस तरह आप देखें ना कि आजकल क्या हो रहा है कि बैंक के अंदर भी क्या चीज़ आ रही होती है, गो ग्रीन के नाम से उन्होंने एक चीज़ स्टार्ट की है कि आप जो पेजेज़ हैं, जो कागज़ हैं, उनको कम से कम इस्तेमाल करें। ठीक है, कागज़ कम इस्तेमाल होगा तो क्या कह रहे हैं कि जो आपका एनवायरनमेंट है वो उसपे बेहतरी आएगी। वो तो एक अलग है एनवायरनमेंट में किस हिसाब से बेहतरी आएगी, लेकिन भारत क्या कर रहे हैं कि पेजेज़ का इस्तेमाल कम से कम हो। इवन अब आप ये देखिए कि जो आपके अगर आप बैंक से कोई पैसे वगैरह निकलवाते हैं तो एटीएम मशीन से भी ये बात मैक्सिमम की जाती है कि आप उसकी रसीद भी आप ना लें। आपको पता चल जाएगा कि आपके जो बैलेंस है वो इतना है, अब या आपको मैसेज भी आ जाएगा, तो रसीद निकलवाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या है, ये जिद्दत आ गई है, ये चीज़ों के अंदर नई से नई चीज़ें आ रही हैं। आज से 4-5 साल पहले तक आप इस चीज़ के बारे में 10 साल पहले तक आप जिसके बारे में नहीं वो कर सकते थे कि यार इतनी ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। आप अपने जो कार्ड्स हैं, एटीएम कार्ड्स हैं, डेबिट कार्ड्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं, उनके थ्रू पेमेंट्स कर लोगे। अच्छा, ये सारा सिस्टम क्या है? ये सारा सिस्टम क्या है कि आपने बिज़नेस के अंदर जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, आपने आईटी है, उसको आपने इन्वॉल्व कर दिया है। ठीक है। अब जितना ज़्यादा आईटी आपके सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व हो गया है, उससे क्या होता है कि आपके बिज़नेस के अंदर आसानियाँ आ गई हैं। आपको उसको समझने में भी आसानी हो गई है, आपको उसको प्रेज़ेंट करने में आसानी हुई है, ठीक है। आपके जो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की गलतियाँ आती थीं, मसले-मसाइल आते थे,
वो भी क्या हुआ, वो भी कम होना शुरू हो गए, ठीक है? अब इस चैप्टर के अंदर हम इसी चीज़ को पढ़ेंगे। अब इसमें मैं साथ-साथ आपको बताता भी रहूँगा कि आज से 15-20 साल पहले तक क्या होता था, फिर कंप्यूटर्स आए, फिर कंप्यूटर ने किस तरीके से आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ों को ओवरटेक करना शुरू किया। पहले सिस्टम क्या होता था और अब इस वक़्त सिस्टम क्या चल रहे हैं, रनिंग पोज़ीशन इस वक़्त क्या है, ठीक है? ये फिर चैप्टर्स जैसे-जैसे हम इसको पढ़ेंगे, मैं आपको इसके बारे में बताता रहूँगा। देखिए, जवेरिया पेपर की जो ऑनलाइन की बात है, वो स्टार्ट हो चुका है। चीज़ों को आने में टाइम लगता है। अब आप ये देखिए जितने भी आपकी प्रोफ़ेशनल क्वालिफ़िकेशंस हैं, वो आपकी ऑनलाइन हो रही हैं। आपका आईसीएमए क्या है, वो पेपर क्या हो रहे हैं, वो ऑनलाइन पेपर हो रहे हैं। आपके सीए के पेपर्स क्या हैं, वो ऑनलाइन पेपर हो रहे हैं। आप सीमा के हवाले से देख लें, यूके के हवाले से देख लें, वहाँ पर इस तरह की जितनी भी डिग्रीज़ हो रही हैं, वो ऑनलाइन हो रही हैं। इवन जो आप कुछ अर्सा पहले एक ऑस्ट्रेलिया से और यूके से यूनिवर्सिटीज़ ने भी ऑफ़र करवाई थी कि आप ऑनलाइन पीएचडी की डिग्री स्टार्ट करें। तो आपको ऑनलाइन ही लेक्चर दिया जाएगा और ऑनलाइन ही आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो चीज़ें ऐसा डेवलप हो रही हैं। जस्ट लाइक कोविड के अंदर आप देख लें क्या हुआ था कि कोविड में भी स्कूल्स के अंदर भी इवन उन्होंने क्या किया था ऑनलाइन एग्ज़ाम्स लेना शुरू कर दिए थे। तो चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता डेवलप होती हैं, तो हो सकता है कि जो नेक्स्ट जनरेशन है, वो जस्ट ऑनलाइन ही पेपर दे। तो उनको इन चीज़ों के बारे में पता ही ना हो कि स्कूल कॉलेज भी जाना होता है और फिर रेगुलर क्लास भी लेनी होती है और फिर उसके बाद रेगुलर पेपर भी इस तरीके से देने होते हैं। अब आप ये देखें कि जब हम लोग होते थे तो क्या होता था कि ऑब्जेक्टिव होती ही नहीं थी, ऑब्जेक्टिव का नामो-निशान भी नहीं होता था। या अगर कभी हो भी सही तो 5-7 डबल ऑब्जेक्टिव हो गई, अदरवाइज़ ऑब्जेक्टिव नहीं होती थी और हमें मुकम्मल ही चीज़ों को लिखना होता था। हमारे दौर में तो ये तक होता था कि अगर आपने ऐसे लिखा है इंग्लिश में या उर्दू में 20 नंबर का ऐसे है तो मैक्सिमम अगर आपने उसको 100% सही भी लिखा है, तो भी आपको 14-13 मार्क्स से ज़्यादा नहीं मिलते थे। और फिर उसके बाद अगर कोई गलतियाँ आई हैं, मिस्टेक्स हुई हैं, तो उस 13-14 में से ही वो उन मिस्टेक्स को माइनस करने के बाद आपको 7-8 नंबर मिल रहे होते थे और वो जो आप 90s के मैट्रिक्स के वाले से देख लें, उस वाले से देख लें, तो उसमें जो पोज़ीशन होल्डर्स के नंबर भी होते थे, वो 600 850 में से आउट ऑफ 850 में से वो 650, 70 या मैक्सिमम कुछ 700 के नियर अबाउट होता था। तो क्या हुआ फिर वक़्त चेंज हुआ, तो उसमें फिर टाइम लगता है चीज़ों को डेवलप होने में। ठीक है। अच्छा जी, हम इस चीज़ के बारे में इसको डिस्कस कर रहे थे कि इन्फॉर्मेशन सिस्टम के हवाले से कि इन्फॉर्मेशन सिस्टम हमारे अकाउंट्स के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से भी चीज़ों में इन्वॉल्व हो गया। उसमें मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी बिज़नेस आप अगर कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शंस भी आपकी हो रही है। आजकल आप देख लें जो आपकी ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन हो रही है, आपके अमेज़न के हवाले से देख लें, आप फ्रीलांसर के हवाले से देख लें, ये सब क्या है? ये सब ऑनलाइन ही ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। आपकी ई-कॉमर्स क्या है? आपकी ई-कॉमर्स यही है कि आपने ऑनलाइन ही ये सारे बिज़नेस वग़ैरह कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा इसका इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेशन सिस्टम आपका डेवलप हो गया, चीज़ों के अंदर आना शुरू हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास ये डिवाइसेज़ कौन-कौन सी हैं? कौन-सी चीज़ें आप इसको यूज़ करेंगे? अच्छा, इस पे आपने जर्नल किस तरीके से बनाना है? कैश रिसीप्ट जर्नल क्या है? परचेज़ जर्नल क्या है? ये सारी बातें हम इसको तफ़सील से पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। अब देखिए कोई भी आपका बिज़नेस है, तो सबसे पहले बिज़नेस किस चीज़ पे बेस कर रहा हो तो इन्फॉर्मेशन पर। अब देखिए मिसाल के तौर पर अगर आप
किसी भी बिज़नेस के कोई भी मिसाल के तौर पर एचपीएल के अगर आप शेयर्स परचेज़ करना चाह रहे हैं, स्विग गैस एसएनजीपीएल के शेयर परचेज़ करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे सबसे पहले आप उसकी इन्फॉर्मेशन लेंगे कि उसकी हिस्ट्री क्या थी, कितने में फर्स्टली इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, उस वक़्त इसका जो शेयर की वैल्यू थी वो कितनी थी, कितने सालों के अंदर इसकी शेयर की वैल्यू कितनी इंक्रीज़ हुई है, आजकल ये कितना डिविडेंड दे रहे हैं, प्रीवियस ईयर में कितना डिविडेंड दे रहे हैं। ये सब क्या है, ये इन्फॉर्मेशन आपने हासिल करनी है और उसके बाद क्या करने हैं और अच्छा इसके साथ-साथ क्या करना है, ये वैल्यूएबल रिसोर्स हो। ऐसा ना हो कि मिसाल के तौर पर आप किसी मेरे जैसे बंदे से ही इन्फॉर्मेशन लेना शुरू कर दें, जिसको कि पता ही ना हो स्टॉक एक्सचेंज क्या है, जिसको पता ही नहीं है कि शेयर्स क्या हैं। आप उससे पूछ रहे हो, हाँ जी, ठीक है जी, अब आप बताएँ कि एचबीएल के शेयर्स कहाँ तक जा सकते हैं? वो आपको कहे, हाँ यार, शेयर इसके अप जाएँगे, मुझे लग रहा है शेयर इसके अप जाएँगे और आप उसके शेयर्स परचेज़ कर लें, ऐसा ना हो। वैल्यूएबल रिसोर्स हो, आप उसको यानी कि आप उस पर बिलीव कर सकें, ठीक है? ठीक है, अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन उस चीज़ की बेहतर आएगी, तो क्या होगा कि आप जो अपनी प्रोडक्टिविटी है, उसको बूस्ट कर सकेंगे। प्रोडक्टिव बूस्ट से क्या मुराद है कि आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। ठीक है? अब इस हवाले से क्या होगा, अकाउंटिंग के हवाले से क्या होगा कि आपने क्या करना है, आपने किसी भी बिज़नेस के बारे में किसी भी बिज़नेस के बारे में आपने इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है, ठीक है? और वो क्या होगा कि उसने आइडेंटिफ़ाई करना है चीज़ों को, ठीक है? आइडेंटिफ़ाई करना है, कलेक्ट करना है, प्रोसेस होगा, ठीक है? और इकोनॉमिक जो कंडीशन है, उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है? कंपनी के बारे में पता हो कि वो किस हद तक जा सकती है, उसके प्रॉफ़िट किस हद तक हो सकते हैं, उसका शेयर क्या बढ़ेगा या कम होगा, यानी कि इन सब चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। और आपको इन्फॉर्मेशन इस हद तक आपके पास हो कि आप जो उसकी जजमेंट है कि आपने जो डिसीजन लेना है, वो आप इज़िली कर सकें। आपके पास इन्फॉर्मेशन मुकम्मल तौर पर मौजूद हो। मिसाल के तौर पर अभी तो आपके पास इन्फॉर्मेशन मौजूद हो कि एचपीएल है या कोई भी दूसरा बैंक है, उसमें क्या है, उसके शेयर ₹10 के थे और आजकल उसके शेयर ₹50 के हो गए। आप कहेंगे यार वाह! बहुत अच्छी बात है, ये तो मतलब ₹40 के शेयर उसके इंक्रीज़ हो गए। ठीक है जी, आप इसमें इन्वेस्ट कर दें। लेकिन आपको ये बात पता ही नहीं थी कि वो ₹10 के जो शेयर थे वो एचपीएल के या किसी भी बैंक के शेयर, मिसाल एचपीएल ही ले लें आप, उसके शेयर पहले ₹200 तक गया था, पर शेयर ₹200 तक उसका शेयर की ग्रोथ हुई थी और 200 से वो रिड्यूस होकर ₹50 तक गया था। मतलब क्या है कि वो पिछले अगर 5 सालों के अंदर वो 200 से 50 तक गया है, तो मतलब क्या है कि वो मुसलसल डिक्रीज़ हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है। तो किसी भी ऐसी फ़र्म के अंदर जो मुसलसल डिक्रीज़ हो रही हो और कंटिन्यूअसली डिक्रीज़ हो रही हो और उसके ऊपर उठने के चांसेस भी ना हो, तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट ना करें। अब ये क्या है, ये इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन अगर आपको सिर्फ़ इस हद तक मिलेगी कि ₹10 का शेयर था और अब उस वक़्त इसकी वैल्यू 50 की है और तो आपको पता चला कि ये ₹40 शेयर में इंक्रीज़ हुआ है, तो आप क्या करेंगे, फ़ौरन उसमें इन्वेस्ट कर देंगे। जबकि ये आपका जो डिसीज़न है, ये जो आपकी जजमेंट है, वो सही नहीं है और उसके सही ना होने की जो मेन रीज़न है, वो आपके पास इन्फॉर्मेशन मुकम्मल नहीं पहुँची। ठीक, और ये किस लिए होता है कि आपने कोई सर्टेन गोल अचीव करना होता है। ऑफ़ कोर्स जब भी आप कहीं पर भी आप इसको इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, तो आपका जो मेन गोल होता है, प्रायोरिटी क्या होती है आपकी? आपने उसको जो प्रॉफ़िट है आपने उसको अटेन करना है, आपने प्रॉफ़िट अचीव करना है, प्रॉफ़िट को आपने लेना है। ठीक है? अब इसमें क्या है, अकाउंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या है? इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल एंड इक्विपमेंट that is used to convert the financial and other data into information.
अब देखिए इसमें 2 बातें इसमें उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे बता दी। पहली बात क्या है, कॉम्बिनेशन है किस चीज़ का, पीपल एंड इक्विपमेंट का, लोगों का और इक्विपमेंट का। ये किसी एक चीज़ पर बेस नहीं कर रहा कि ठीक है जी, लोगों ने ही सारा काम करना है। इसमें इक्विपमेंट शामिल हैं और वो क्या करेंगे, वो फाइनेंशियल एंड अदर डाटा को, जो आप डाटा यूज़ करेंगे, उसको उन्होंने क्या करना है, कन्वर्ट करना है किसमें, इन्फॉर्मेशन में। ठीक है? ये बात आपने स्टैट में कहीं पढ़ी होगी। जिसने स्टैट पढ़ी है उसको इस चीज़ का बहुत अच्छे तरीके से आइडिया होगा कि जब भी आप कहीं से कोई डाटा कलेक्ट करते हैं, वो क्या होता है, वो आपका रॉ डाटा कहलाता है। ठीक है? उसमें जब उसको प्रोसेस किया जाता है, आप अपने हिसाब से उसको प्रोसेस करते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन बनती है। मिसाल के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल 5000 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम्स दिए, या अभी इसी की मिसाल ले लें, आपके अपने असाइनमेंट की मिसाल ले लें। 70 स्टूडेंट्स हैं, 70 स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट सबमिट की। अब हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए इनमें से कितने पास हैं, ठीक है? अब डाटा आपके पास पूरे 70 का है। अब उसमें से चेक कर देंगे कि हमने एक जो इक्विपमेंट है हमारे पास, यहाँ पर जो इक्विपमेंट की जिसकी यहाँ पर हमने बात की, कि हमारे पास एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, हमारे पास कंप्यूटर है या अदर थिंग्स हैं। हमने वहाँ पर एक चेक लगा दिया कि अगर 100 में से बिलफ़र्ज़ 50 नंबर वाला पास है या 40 मार्क्स वाला पास है, तो हमने क्या किया है कि 40 से अबव जिसके नंबर हैं, उसको शो किया जाए। अब 40 से अबव जिसके नंबर होंगे वो शो हो जाएँगे, अगर 40 से अबव मिसाल 70 में से 60 के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके जो नंबर हैं वो 40 से अबव हैं। तो मतलब हमारे पास से एक इन्फॉर्मेशन आ गई कि 60 स्टूडेंट्स इनमें से पास हैं और 10 स्टूडेंट्स फेल हैं। ऑफ कोर्स 10 स्टूडेंट्स फेल हैं। अब हमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए कि ये जो पास स्टूडेंट्स हैं, इनमें से किसके नंबर 80 प्लस हैं। तो हमने एक चेक लगा देना है, ठीक है, कि जिस स्टूडेंट्स के नंबर 80 प्लस हैं, उनको शो किया जाए। तो क्या हुआ, उसके अंदर मज़ीद प्रोसेस हुआ और उस प्रोसेस के बाद उन्होंने शो किया कि 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, जिनके मार्क्स 80 से भी ज़्यादा हैं। तो ये सारा सिस्टम क्या है, अकाउंट्स के हवाले से भी आपको ये सारा सिस्टम ऐसे ही है कि आपने डाटे को, जो आपके पास डाटा आएगा, आपने उस डाटे पर प्रोसेस करना है और उसको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है? बात समझ आ गई बात? ठीक है, और वो ऑफ़ कोर्स वो किसके लिए होगा, वो डिसीज़न मेकर्स के लिए होगा, कि हाँ यार, ये हमने इसमें डिसीज़न करना है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिन पे कि आपने डिसीज़न लेनी है, प्रोजेक्ट ए है, प्रोजेक्ट बी है, अगर अकाउंट्स के हवाले से हम बात करें, तो 2 प्रोजेक्ट्स आपके पास हैं और आपने डिसीज़न लेनी है कि कौन से प्रोजेक्ट के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करें। दोनों में ही आपने 1-1 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है और आपके पास जस्ट 1 लाख रुपए की मौजूद है। मीन्स आप दोनों में से किसी एक प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, दूसरे को आपको छोड़ना होगा, ठीक है? तो आप क्या करेंगे? ठीक है, आपने जो आपको डाटा मिला होगा कि ठीक है जी, ये एक प्रोजेक्ट है, इसमें अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको मंथली बेसिस पर 10-10 हज़ार रुपए आपको मिलेंगे और वो या ईयरली बेस पर आपको 10-10 हज़ार रुपए मिलेंगे और 11 साल बाद आपको इस प्रोजेक्ट का जो आपकी रेज़िडुअल वैल्यू है, उस सूरत में आपको 20,000 या 30,000 वो भी मिल जाएगा, तो टोटल आपको 10 साल बाद 1,30,000 की अमाउंट आपको मिल जाएगी। जबकि दूसरा प्रोजेक्ट क्या है, 1 लाख आपने इन्वेस्ट करना है और पहले ही साल आपको 50,000 का आपको पैसे वापस मिल जाएँगे प्रॉफ़िट की सूरत में और विदिन 4 या 5 इयर्स के अंदर आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आपको 3 लाख का प्रॉफ़िट होगा। अब ये सारा क्या है, ये एक डाटा है, इन्फॉर्मेशन है, आपने उस पर प्रोसेस करना है और आपने इस चीज़ को चेक करना है कि हमने कौन से प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। तो वो क्या होगा, वो ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन सिस्टम के तहत हो रहा होगा और वो किसको कौन बेनिफिशियरी होगा उसका? जो मैनेजर्स होंगे, जो डिसीजन मेकर्स होंगे।
अच्छा, मोस्टली होता है मैनुअली, यानी कि क्या है आपका, या फुली कंप्यूटराइज़्ड होता है। आप इस चीज़ के बारे में मैं आपको फिर बताऊँगा, अभी ज़रा थोड़ा-सा आगे चलते हैं। ठीक है, अब क्या है, द फ्रेज़ ऑफ इन्फॉर्मेशन सिस्टम रेफर्स टू एन ऑर्गनाइजेशन यूज़ ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टू ऑफर इन्फॉर्मेशन टू यूज़र। एक कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, ऐसा ऑर्गनाइजेशन सिस्टम जो कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है, ठीक है? आपका क्या कहलाएगा वो, जो ऐसी ऑर्गनाइजेशन है वो आपकी कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम के हवाले से कहलाएगी, ठीक है? अब क्या होता है कि ये ऐसा सिस्टम है जिसमें कि आप अपनी चीज़ों को, जो इंफॉर्मेशन, जो डाटा है, आप उसको इनपुट के तौर पर एंटर करेंगे और वो आपको आउटपुट दे देगा। मिसाल के तौर पर मैं आप यहीं से आपको मिसाल देकर चलें कि आपके पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर आपने डेवलप किया जो कि आजकल नॉर्मली है कि वो सॉफ्टवेयर क्या है कि आपने उसमें जर्नल एंट्रीज़ करनी है, ठीक है? अब जर्नल एंट्रीज़ आपने पास की, अच्छा ये जो प्रोसेस है ये फिर आगे अभी आएगा, मैं आपको उसमें पूरा डिटेल एक बार फिर बताऊँगा कि आपने इसको किस तरीके से करना होता है। अच्छा, यहाँ तक बात चलती है कि आपके पास जर्नल एंट्री थी, जर्नल वॉचर आपने बनाया और आपने उसको सॉफ्टवेयर में एंटर कर दिया। अब ये क्या है, ये आपका इनपुट है। आपने एक डाटा कंप्यूटर को दे दिया, सॉफ्टवेयर को दे दिया। अब सॉफ्टवेयर ने उसपे प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद एट द एंड ऑफ द ईयर आपको जो इन्फॉर्मेशन दी वो किस तरह दी, आपको उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाकर दे दी, आपका बैलेंस शीट बनाकर दे दी, आपको इनकम स्टेटमेंट बनाकर दे दी, आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाकर दे दिए, बिल्कुल रेडी आपको बनाकर दे दिए। अब इसमें क्या हुआ कि आपने जस्ट एक इनपुट किया डाटा और आपको आउटपुट के तौर पर तमाम इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई। ठीक है? अब ये सारे के सारे उन्होंने इन्फॉर्मेशन सिस्टम के नाम लिए हैं। ठीक है? अच्छा जी। हाँ जी, बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि कोरोना डेज़ के अंदर एग्ज़ाम्स ऑनलाइन हुए थे, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, ये असर की नमाज़ का टाइम भी थोड़ा-सा रह गया और हमारे पास जो ब्रेक का टाइम था वो मैं 6:30 से पौने 7 तक का टाइम है। तो अभी हम ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद आप नमाज़ भी पढ़ लें और फिर पौने 7 बजे हम इंशाअल्लाह दोबारा जॉइन करेंगे। ठीक है? और आप इसको, जिन्होंने नमाज़ पहले पढ़ ली थी, तो आप तब तक इसको पढ़ लें ताकि फिर जब हम आएँ तो आप इसमें से कोई बात पूछनी हो तो आप मुझसे पूछ लें। पौने 7 बजे हम इंशाअल्लाह यहीं से ही हम इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है?